ओके, सो इसमें आपको दो परिभाषाएं, एक तो आर्थर फील्ड हाउस की परिभाषा याद कर लीजिए और दूसरा रोलैंड की कर लीजिए। अब आपको आज से नोट्स भी बनाने रहेंगे, तो नोट्स जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे आपको कहा जाएगा कि पुस्तपालन को परिभाषित कीजिए, पहला प्रश्न हो गया। तो आपको इसमें एक डिफिनेशन आर्थर फील्ड हाउस की लिख लीजिए, एक रोलैंड की लिख लीजिए। ये दो परिभाषाएं आपने लिख दी, उसके बाद में आप लिखेंगे उपयुक्त परिभाषा, और तीसरी परिभाषा आप ये लिख लेंगे। जरूरी नहीं कि यही दो परिभाषाएं आप लिखें, इनमें से जैसे जे आर वाटली बाय की परिभाषा है, लेकिन ये इतनी शॉर्ट है, इससे बेहतर है कि ऊपर की जो दो परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं आप उन्हें लिख लें। बात क्लियर है, समझ में आती है? कैमरा प्लीज आप सभी लोग ऑन रखें, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं दिखता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा यस है। सर। कैमरा सारे बच्चे ऑन रखो, उसमें कोई नुकसान नहीं है आपको, ठीक है? और थोड़ा सा क्लास में ये आपका इस तरह से सहयोग होगा कि, और जिसका माइक अभी ऑन है बैकग्राउंड में वो ऑफ कर सर लो। आपकी आवाज स्लो मोशन में आ रही है। वो नेटवर्क का इशू हो सकता है, लेकिन जब इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो उसमें सही सही आ जाएगी, तो ठीक है। अभी कोई चीज अगर स्लो मोशन की वजह से समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा उसे। यस सर। तो अभी आज से हमें पढ़ना है कि ये विज्ञान है या कला। तो विज्ञान और कला की अगर हम ओके बात सर। करें, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि विज्ञान का मतलब क्या होता है और कला का मतलब क्या होता है। विज्ञान अभी बता ही रहे थे कि विशिष्ट ज्ञान, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जहाँ पे कुछ निश्चित सिद्धांत होंगे, प्रिंसिपल होंगे, नियम होंगे, उपनियम होंगे, थ्योरी थ्योरम सब होंगे, और वो ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंसी जो कि मनुष्यों को डील करती है, तो इसके जो नियम सिद्धांत हैं वो परिस्थिति और व्यक्ति की मन स्थिति के अनुसार पे थोड़ा सा बदलते हैं। तो विज्ञान तो है लेखांकन, लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है, ठीक है। कि प्योर साइंस नहीं है मतलब ये केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरह प्योर साइंस नहीं है, फिजिक्स की तरह। ये कैसा विज्ञान है, ये मानवीय विज्ञान है, इसे ह्यूमन साइंस कहा जाता है। तो इसके जो सिद्धांत हैं वो परिस्थिति के अनुसार, मन स्थिति के अनुसार उनके प्रभाव अलग अलग देखे जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे किसी भी कर्मचारी की अगर हम सैलरी बढ़ाते हैं, तो एक सिद्धांत ये कहता है कि वह व्यक्ति ज्यादा उत्साहित होता है और ज्यादा मन से काम करता है, उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। आप लोग सहमत होंगे इस बात से, है ना? आपके घर में पापा मम्मी आपसे कोई काम कराना चाहते हैं, तो आपकी पसंद की कोई चीज वो आपको देते हैं, एक चॉकलेट देते हैं और कहते हैं कि आज हम घर से बाहर जा रहे हैं, तो अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखना, शैतानी मत करना। आपको भी लगता है कि चॉकलेट मिली है तो इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि इतना कर लिया जाए, आप कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा सोचें कि चॉकलेट देने से काम चल जाएगा और वही फर्क रहेगा हर बच्चे पे या हर दिन, तो ऐसा नहीं है। मन स्थिति आपकी और वो व्यक्ति भी अगर बदल गया, दूसरा व्यक्ति है, तो चॉकलेट देने का अलग अलग असर होगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं? तो अकाउंटेंसी में भी ऐसा ही है। इसमें चूंकि मनुष्य काम कर रहे होते हैं और मनुष्यों की मन स्थिति भी बहुत मायने रखती है, तो ये ह्यूमन साइंस है। कला इसलिए कहा गया क्योंकि ये अभ्यास से आता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अकाउंटिंग की मेहनत करता है यानी अभ्यास करता है, वह व्यक्ति उतना ही उसमें पारंगत होता चला जाता है, ठीक। तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर जो आपने पढ़ी, कुछ परिभाषाएं इसमें, ये जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ये वो परिभाषाएं हैं जो विज्ञान या कला के रूप में अकाउंटिंग को परिभाषित कर रही हैं। अभी यहाँ कला क्या है विज्ञान क्या है ये इन्होंने नहीं बताया। ये भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि लेखांकन कला है या विज्ञान। केवल विज्ञान और कला के तौर पे जो कुछ परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी हैं वो यहाँ बताए गए, ठीक है। तो जैसे अगर आप इसमें अच्छी परिभाषा के तौर पर पढ़ना चाहें, तो जो मुझे लगता है एंथोनी की परिभाषा, रॉबर्ट एन एंथोनी की परिभाषा ज्यादा अच्छी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेखांकन को विज्ञान या कला के रूप में परिभाषित कीजिए, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी बेहतर रहेगी। लगभग प्रत्येक व्यवसायिक इकाई में एक लेखाविद पद्धति होती है, मतलब हर बिजनेस यूनिट को एक अकाउंटिंग सिस्टम अपनाना होता ही है। लेखाविद पद्धति व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सबसे पहले आपने क्या करा, व्यवसाय से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनका जो मॉनिटरी फॉर्म है, मौद्रिक रूप है, उसी में उन्हें इकट्ठा करेंगे आप, ठीक है। फिर आप उनका सारांश यानी एक समरी बनाएंगे,
उनका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फाइनली आप उनकी व्याख्या दे देंगे कि भाई इस साल हमने लाभ कमाया या हानि कमाई, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है या खराब हुई। यही उसकी व्याख्या, रिपोर्टिंग कह सकते हैं उसे। ठीक है, अंग्रेजी में अगर पढ़ें, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज एन अकाउंटिंग सिस्टम। बहुत सिंपल सेंटेंस है ना। इट इज मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, मीन्स माने यहाँ पर साधन है, साधन मतलब कोई भी चीज, जैसे यातायात के साधन होते हैं कार वगैरह, तो अकाउंटिंग भी एक साधन है। किस चीज का साधन है? ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना और उनको रिपोर्ट करना, वो भी मॉनेटरी टर्म्स में। किसको रिपोर्ट करना, किसको कलेक्ट करना, किसको एनालाइज करना? इंफॉर्मेशन को। और वो इंफॉर्मेशन किसकी होगी? बिजनेस से संबंधित होगी। तो बिजनेस से संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, समराइज करना यानी उसका सारांश बनाना, उसका एनालिसिस, विश्लेषण करना, रिपोर्टिंग करना यानी कि व्याख्या करना, ऐसा करने का साधन जो है वही अकाउंटिंग है। और ये हर बिजनेस एंटरप्राइज में होता है। तो अगर आप देखें साधन है अगर, तो ये क्या हो गया? विज्ञान क्या है? साधन ही तो है। विज्ञान हमें क्या उपलब्ध कराता है? आप में से कोई बताए। विभिन्न प्रकार के साधन ही तो विज्ञान ने हमें दिए। अगर विज्ञान ना हो तो साधन नहीं होंगे। तो यह भी जब साधन हो गया तो ये क्या हो गया? विज्ञान हो गया। ठीक है, जो भी ऊपर परिभाषाएं आई हैं बच्चों, उन परिभाषाओं के आधार पे इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ही लिए जाते हैं, ओके, जिसमें पैसा नहीं शामिल है। आप उन घटनाओं को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पढ़ेंगे इसे पूरा, कल बताया जा चुका है। लेन देनों का लेखा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जब आप इनको रिकॉर्ड करते हैं तो कहाँ कहाँ करेंगे? छोटे व्यापारी केवल एक किताब बनाते हैं जिसे रोजनामचा या जर्नल कहा जाता है। स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जो बड़ी संस्थाएं हैं उनको अगर आप देखते हैं तो उनमें आप पाते हैं कि उन्होंने जर्नल के साथ साथ कुछ और उसके सब सब्सिडरी बुक्स बना रखी हैं, सहायक बहियां, जिसमें रोकड़ बही केवल कैश के ट्रांजेक्शन्स वाली किताब है, विक्रय बही जिसमें उधार विक्रय, क्रय बही में उधार क्रय, इसी तरह से क्रय वापसी बही में जो उधार क्रय आपने किया था अगर उसको वापस किया है आपने, विक्रय वापसी बही में जिसको आपने माल बेचा था, अगर उसने आपको खरीदा गया माल उसके द्वारा आपको वापस कर दिया। और मैंने आपको प्राप्य विपत्र बही और देय विपत्र बही भी बताया था। किसी को आता है कि प्राप्य विपत्र बही क्या होती है? कल बताया था, अगर याद हो किसी को, कोई अगर बता सके। बता सकते हैं? देखिए अगर, हाँ, वो ऊपर वाली फिर से डेफिनेशन समझा दीजिए, वो आपकी वॉइस सही नहीं आ रही थी उस टाइम। कौन सी डेफिनेशन? जो अभी विज्ञान वाली बताई थी, एंथोनी की। रॉबर्ट एंड एंथनी। यस सर। यस, रॉबर्ट एंड यस सर। एंथोनी की जो डेफिनेशन है वो पहले हिंदी में और फिर उसके बाद में इंग्लिश में। लगभग प्रत्येक व्यावसायिक इकाई में एक लेखा विधि पद्धति होती है, यानी कि हर बिजनेस यूनिट जो होता है वहां पर एक हिसाब किताब लिखने की एक पद्धति, एक सिस्टम होगा। अभी क्लियर है आवाज? मेरी आवाज आ रही सभी को? प्रज्ञा? यस सर, बीच बीच में चली जाती है आपकी वॉइस। हाँ, ये हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो। कोशिश करते हैं एक बार फिर से। थोड़ी कट कट के आ रही है। Let me check this. Just 1 minute. अभी बताइए, आवाज क्लियर है? इस समय आवाज क्लियर आ रही है ना? तो रॉबर्ट एंड परिभाषा है, प्रत्येक बिजनेस इकाई में एक लेखा विधि पद्धति होती ही है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें वह बिजनेस यूनिट में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं उनको वो रिकॉर्ड करते हैं। तो उनको रिकॉर्ड करने की जो विधि है उसे लेखा विधि कहा जा सकता है, और ये हर बिजनेस यूनिट में होती है। ये एंथोनी ने कहा, रॉबर्ट एंड एंथोनी ने कहा कि हर बिजनेस यूनिट में लेखांकन की एक पद्धति होती है। और लेखांकन की पद्धति जो होती है वह व्यवसाय से जो संबंधित सूचनाएं होती हैं उनको एक तो मौद्रिक रूप में यानी कि मनी टर्म्स में, ठीक है,
वो उनको क्या करता है, एकत्रित करता है यानी इकट्ठा करता है, फिर एकत्रित। उनका समरी बनाता है, सारांश बनाता है, उनका एनालिसिस करता है। एनालिसिस करना यानी कि गहराई से उनकी विश्लेषण। स्टडी करना, और फिर उसके बाद में उनकी एक रिपोर्टिंग करता है जिसे व्याख्या करना बोलते हैं। ऐसा करने का साधन जो है वही है लेखा विधि। ठीक है। और कर क्या रहे हैं, व्यवसाय की जितनी भी सूचनाएं हैं व्यवसाय से संबंधित, उनके केवल मौद्रिक रूप को ही हम इकट्ठा करते हैं, उनका सारांश बनाते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। ठीक बात है। अंग्रेजी की यही परिभाषा आप एक बार पढ़ लेंगे। नियरली, लगभग एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज एन अकाउंटिंग सिस्टम। लगभग हर बिजनेस एंटरप्राइज में एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। इट इज मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, ये एक साधन है कलेक्ट करने का, समराइज करने का, एनालिसिस करने का और रिपोर्ट करने का। वो भी मॉनेटरी टर्म्स में। किस चीज का रिपोर्ट करेंगे, किस चीज का कलेक्शन करेंगे, बिजनेस इंफॉर्मेशन का। राइट। यस सर। तो आपको इसमें परिभाषाएं जो लिखनी है वह मुख्य रूप से आर्थर फ्रीडहाउस की परिभाषा, रोलैंड की परिभाषा लिखनी है, और एक उपयुक्त परिभाषा आप यहाँ से लिखेंगे, और नीचे आप हेडिंग डाल देंगे कला और विज्ञान के तौर पे रॉबर्ट एंड एंथोनी की परिभाषा। ठीक है। जो नीचे ये दिया गया कि ऊपर जो परिभाषाएं आई हैं उनमें व्यक्ति, उसमें जो आपका अकाउंटिंग है या अकाउंटेंसी है, उसको, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता कि केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो रिकॉर्ड होगा वो जर्नल में होगा। सबसे पहले जर्नल के इतने सब डिविजन्स हैं, जिसमें मैंने लास्ट में आपसे पूछा था कि प्राप्त विपत्र बही क्या होती है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कल भी बताया था। वीडियोस आपको दोबारा से देखना चाहिए, उसे देखिएगा। थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ। जब हम उधार माल किसी को बेचते हैं तो वह व्यक्ति हमें कब पेमेंट करेगा उधार का हमें क्लियर नहीं होता है। हम उसके ऊपर एक बिल लिखते हैं जिसमें हम उसे आदेश दे रहे होते हैं कि इतने रुपए इतने समय बाद मुझे या मेरे द्वारा कहे गए या आदेशित किए गए व्यक्ति को आप पे कर दीजिए। इसका प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन आप पहले ही पा चुके हैं। ठीक। वह व्यक्ति उस पर अपने साइन करके जब हमें दे देता है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 महीने 3 महीने बाद हमें उतना पेमेंट कर देगा। ठीक है। यही जो है कागज का टुकड़ा हमारे यहाँ बिल्स रिसीवेबल कहलाता है, जिसे हम एक किताब में लिखते हैं जिसका नाम होता है बिल्स रिसीवेबल बुक या प्राप्त विपत्र बही। ठीक है। जब हम किसी से उधार खरीदते हैं और वो हमारे ऊपर कोई एक ऐसा ही बिल लिखता है, उसे हम साइन करके दे देते हैं जब, तो वही बिल हमारे लिए बिल्स पेबल बही, बिल्स पेबल कहलाता है, और उसे हम बिल्स पेबल बुक में दर्ज कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो पहला स्टेज क्या है, जर्नल। जर्नल केवल रोजनामचा के तौर पे छोटे व्यापारी बनाते हैं। जो बहुत छोटे व्यापारी होते हैं वो जो है केवल जर्नल बनाते हैं। और जो थोड़ा सा बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके यहाँ जर्नल के ये सब डिविजन्स भी होते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। ठीक है। जब हम ये जर्नल बना चुके होते हैं तो सेकेंड इसका जो स्टेप होता है वो होता है वर्गीकरण करना। अब आप देखिए वर्ग क्या होता है। जैसे आपका कॉमर्स का वर्ग है तो आप कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे एक साथ हो गए। ठीक है। आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे एक साथ हो गए, साइंस पढ़ने वाले एक साथ हो गए। यानी कि गुणों के आधार पे एक जैसे गुण वाले लोगों को या चीजों को जब हम एक साथ रख लेते हैं तो वो उसका एक वर्ग कहलाता है। तो वर्गीकरण में क्या होगा कि एक जैसे ट्रांजेक्शन्स वाले जितने भी लेन देन होंगे उनको हम एक जगह लिख लेंगे। उस एक जगह को अकाउंट कहा जाता है। ठीक। जैसे जितने भी लेन देन जिनमें कैश आएगा, ठीक है, जिन जिन लेन देन में कैश होगा हम उसे क्या करेंगे, हम उसे कैश अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है। कैश अकाउंट। ओके। इसी तरह से जहां यस जहां सर। हमने क्रय किया होगा तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, परचेज अकाउंट में लिख लेंगे। ठीक है। ये बात क्लियर है। तो यस सर। ये बेसिकली क्या होते हैं, सिमिलर नेचर के या सिमिलर क्वालिटी के जितने भी अकाउंट होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम एक जगह लिख लेंगे। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। समान प्रकृति के, पढ़ लीजिए, समान प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने की कला वर्गीकरण कहलाती है। जिस पुस्तक में हम ये वर्गीकरण का काम करते हैं उसको खाता बही या लेजर कहा जाता है। ठीक है। इस पुस्तक में यानी कि एक पेज होगा जो एक खाते को अलॉट कर दिया जाएगा, अगले पेज पे दूसरा खाता होगा, ये पूरी किताब होगी। इस पूरी किताब में आप व्यवसाय से संबंधित सारे
खाते खोलते हैं, उधार और नकद दोनों ही क्रय के लिए क्रय खाता रहता है, रोकड़ से संबंधित लेन देनों के लिए रोकड़ खाता रहता है, मजदूरी के लिए मजदूरी खाता रहेगा, वेतन के लिए वेतन खाता रहेगा। अलग अलग खर्चों के लिए या इनकम्स के लिए अलग अलग खाते होते हैं। ये खाते जब बन चुके होते हैं तो इनका हमें बैलेंसिंग करना होता है। वो कैसे होगा ये बात की बात है, बाद में बताएंगे। जब आप इनकी बैलेंसिंग कर चुके होते हैं तो जितने जितने बैलेंसेस आते हैं एक शीट पे सारे सारे खातों के नाम आप लिखते रहते हैं। यहाँ लिखेंगे कैश, लिखेंगे स्टॉक, फिर लिखेंगे असेट, फिर लिखेंगे भी होंगी, और इनकी कितनी कितनी अमाउंट है वो आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि ये कहता है कि असेट्स जो होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं कैपिटल के प्लस लायबिलिटीज के। याद है, बताया था? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो असेट्स के हमेशा ऐसे बैलेंसेस होते हैं जिन्हें डेबिट बैलेंस कहा जाता है, और कैपिटल और लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो हमेशा, जैसे आप जानते हैं ना इक्वेशन इसे क्यों कहा जाता है, इक्वेशन में आपने हमेशा पढ़ा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है LHS, वो हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर रहता है, इसीलिए तो हम इसे इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन मतलब इक्वल दोनों साइड का होना, ये मानते हो कि नहीं? तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में असेट्स हैं, राइट हैंड साइड में कैपिटल और लायबिलिटीज हैं। तो जब आप ये बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं संक्षेपण में, जिसे हम बोलते हैं तलपट, क्या बोलते हैं, तलपट या अंग्रेजी में ट्रायल बैलेंस। तो जब हम उसे बनाते हैं तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो असेट से रिलेटेड होते हैं, इनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। डेबिट बैलेंसेस जिसको हम DR डॉट से डिनोट करते हैं, DR डॉट डेबिट। ठीक, वैसे डेबिट इसे बोला जाता है, डेबिट का मतलब होता है DEBIT डेबिट, लेकिन इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, DR डॉट। डॉट भी नहीं लगाते, खाली DR लिख सकते हैं। इसे DR डॉट लगा देंगे तो डॉक्टर हो जाएगा, तो DR खाली लिख लेते हैं। ठीक है, डेबिट यानी DR और क्रेडिट यानी CR। ठीक, तो अभी समझने वाली बात यह है कि असेट्स के डेबिट बैलेंसेस होंगे हमेशा, और कैपिटल के और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होंगे। डेबिट क्रेडिट क्या होता है आगे टॉपिक आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन इतना याद रख सकते हैं क्या कि असेट के डेबिट बैलेंसेस होंगे और कैपिटल और लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होंगे, हाँ है ना? तो जब हम यस एक सर। तरफ से खाते लिखते चले जाते हैं, ऐसे हमने इनके सबके अमाउंट लिखे, तो एक तरफ हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में असेट्स लिख लेते हैं और राइट साइड में लायबिलिटीज लिख लेते हैं। तो हम पाते हैं कि दोनों साइड का टोटल एक जैसा होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है तो हमें ये पता चल जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, तो हम उसे चेक करते हैं एज एन अकाउंटेंट, और हमें वो गलती मिल जाती है, उसे सुधार लेते हैं। तो समराइजेशन के अंतर्गत हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसी ट्रायल बैलेंस के आधार पर व्यापार खाता बनता है, लाभांश खाता बनता है और आर्थिक चिट्ठा बनता है, जो मैं आपको कल ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्हीं का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैनेजर्स को, व्यापारी को तमाम तरह की सूचनाएं चाहिए होती हैं, वो सारी सूचनाएं अकाउंटिंग बुक्स उन्हें उपलब्ध कराती है। ठीक है, ये सारी बातें आपने पढ़ी थी, और इस पूरी किताब में जो कुछ भी आप पढ़ेंगे ये सब वही दे दिया गया है। एक साथ कई सारी चीजें हैं तो आपको लगता होगा यार ये सब पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना है सब, लेकिन एक ही दिन में नहीं पढ़ना है, ये साल भर आपको इतना पढ़ना है, और यही पढ़ना है केवल, और कुछ नहीं है इसके अलावा 11th क्लास में। ठीक है, जितना आपने सुन लिया है केवल अब हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो चलो अब हम बात करते हैं कि पुस्तपालन और लेखाकर्म, ये दो नाम आते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, तो ये हैं क्या क्या। ठीक है, तो बुक कीपिंग यानी कि इसका अगर हम समझना चाहें कि ये क्या होता है, बुक कीपिंग मैंने आपको कल बताया था कि बुक कीपिंग दो शब्दों से बना है, एक तो बुक और दूसरा कीपिंग, यानी कि किताबों को संभाल के रखना। वो किताबें कौन सी होंगी, हिसाब किताब की किताबें होंगी। ठीक है, हिंदी में भी इसका अर्थ वही है, पुस्त पालन, यानी कि पुस्तकों को पालना। पालना मतलब देखभाल करना, बच्चों का पालन होता है, पालन पोषण, तो उसमें क्या करते हैं, देखभाल ही तो करते हैं। तो पुस्तकों को पालना यानी उनकी देखभाल करना, ये बुक कीपिंग है। और लेखाकर्म का मतलब होता है, जैसे लेखा यानी अकाउंटिंग बुक्स को रखना, तो लेखा कर्म यानी कि वह सारी एक्टिविटीज जो लेखा करने में की जाती हैं वो सब लेखा कर्म है। तो दिखने से ही पता चलता है कि ये शुरुआती लेवल है और ये उसका एडवांस लेवल है, लेकिन क्या क्या अंतर है आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, अंतर के आधार में पहला है व्यापारिक लेन देन। तो पुस्तपालन जो होता है इसमें व्यापारिक लेन देनों को जर्नल में लिखा जाता है। ठीक है,
और जो लेखाक्रम है इसमें ये जो जनरल में लिख लिया गया है, ये ठीक ठीक लिखा गया कि नहीं लिखा गया, इसकी यहाँ पर शुद्धता की जांच की जाती है। तो ये उसके आगे का काम हो गया, लेखाक्रम बाद का काम हो गया, है ना। अच्छा, जांच करने वाला बंदा सुपीरियर होगा तभी तो जांच करेगा। आप अपनी कोई कॉपी लिखते हैं, फिर वो जांच कराने के लिए किसके पास ले जाते हैं? या तो घर में किसी बड़े के पास ले जाते हैं, ठीक है। आपने घर पे किचन में खाना कुछ बनाया, तो किसको दिखाते हैं कि मम्मी देखो सही बना कि नहीं बना? मम्मी को तो दिखाते हैं। अपने घर में अपने छोटे भाई बहन को तो नहीं चेक करवाते हैं कि खाना देखो हमने ठीक बनाया कि नहीं बनाया। हम हमेशा चेक किससे करवाते हैं? जो हमसे सीनियर होता है, सुपीरियर होता है। तो पुस्तपालन इनिशियल स्टेज है, लेखाक्रम जो है वो उसकी एडवांस स्टेज है, जो कि ये चेक करता है कि जो व्यापारिक लेन देन को जर्नल बुक में लिखा गया वो शुद्धता पूर्वक लिखा गया कि नहीं लिखा गया, पहली बात। दूसरी बात, खतियाना। खतियाना यानी कि लेजर पोस्टिंग, खतौनी करना। तो पुस्तपालन में जर्नल में किए गए लेखों को उनसे संबंधित खातों में खतियाया जाता है, मतलब उनके खाते बनाए जाते हैं। जर्नल में अलग अलग हम डेट वाइज लिखते हैं, जैसे जैसे जो लेन देन होते रहते हैं हम उन्हें डेट वाइज लिखते हैं। लेकिन हम खातों में क्या करते हैं, उनके नेचर वाइज उनको लिखते हैं। कैश वाले ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में, ठीक है। इसी तरह से उधार क्रय वाले उधार यानी कि परचेज अकाउंट में, उधार और नकद दोनों परचेज अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। इसमें ये जो खाते बनाए जाएंगे इनकी फिर से शुद्धता की जांच की जाएगी। तो यहाँ पर कोई काम किया जा रहा है, यहाँ उसकी जांच की जा रही है। बात समझ में आ रही? ठीक है। उसके बाद में आता है योग और शेष निकालना। जो हम खाते बनाते हैं उनकी टोटलिंग करते हैं। दो साइड होते हैं, जैसे कोई खाता बनता है तो अगर ये कैश अकाउंट बनेगा यहाँ पे, तो कैश अकाउंट अगर है तो इसके आप पाएंगे दो हिस्से होंगे बेटा। एक हिस्सा होगा डेबिट साइड इधर वाला, ठीक है, और एक होगा क्रेडिट साइड इधर वाला। इधर कई सारे आइटम आते रहेंगे, उनके टोटल हम अमाउंट लिख करके यहाँ पे हम टोटल करेंगे इधर, और इधर भी टोटल करेंगे, ठीक है। फिर जो अगर ये साइड ज्यादा हो गया, मान ली इधर 10 लाख आया और इधर 8 लाख आया, तो 2 लाख इधर बैलेंस बच जाएगा। ये मोटा मोटा समझिए। अभी खाता जब बताएंगे बनाना तब आप सीखेंगे, लेकिन एक आइडिया के तौर पे इसके आधार पे हम क्या करते हैं, तीसरे लेवल पे टोटलिंग करना और शेष निकालना, ये पुस्तपालन का काम है। यहाँ पर फिर वही काम होगा कि ये जो खातों के टोटल किए गए हैं और उनके जो शेष निकाले गए हैं वो ठीक ठीक निकाले गए कि नहीं निकाले गए, इसकी जांच की जाती है। और यहाँ पर जांच करने के लिए एक, जो अभी बता रहा था, एक शीट पे आपको सारे खातों की समरी लिखनी होती है, जिसको हम तलपट बोलते हैं। तो तलपट बना करके ये चेक करते हैं कि खाते सही से उनकी टोटलिंग बैलेंसिंग हो गई कि नहीं हो गई। तो आप देखिए लेखाकर्म हमेशा क्या कर रहा है, जो कुछ भी यहाँ पुस्तपालन में किया जा रहा है ये उसको जांच कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक आते आते पुस्तपालन का काम खत्म हो जाता है। अब आप देखिए समायोजन एवं भूल सुधार के लेखे करना, तो लिखा है कि इसमें समायोजन और भूल सुधार के लेखे नहीं किए जाते, यहाँ पर ये लेखे किए जाते हैं, ठीक। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, सभी व्यवहारों को तिथिवार लिख लिया जाए और माल और रोकड़ की स्थिति का ठीक ठीक ज्ञान ताकि हो सके। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका जो व्यावसायिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको लिखना नहीं होता है। इसका उद्देश्य उसके आगे का है, वो तो लिख लिया गया पुस्तपालन में। इसका उद्देश्य है लेखाकर्म का कि व्यापार में लाभ हुई या हानि हुई ये ज्ञात हो जाए, और हमारी जो संपत्तियां हैं और जो दायित्व हैं वो कितने कितने हैं, ऐसा जान करके हम आर्थिक चिट्ठा बना लें, ठीक है। तो ये उद्देश्य है लेखाकर्म का। पुस्तपालन का उद्देश्य क्या है, कोई बताएगा? सारे ट्रांजेक्शन्स को तिथिवार डेट वाइज लिख लेना और ये पता करना कि हमारे पास रोकड़ कितना है और स्टॉक कितना है, माल कितना है। ये हो सकता है पुस्तपालन से पता, और इससे पता चलेगा कि लाभ या हानि कितनी हुई साल के आखिर में, और हमारी आर्थिक स्थिति यानी कि संपत्तियां कितने हैं और दायित्व कितने हैं, ये हमें बैलेंस शीट से पता चलेगा। अंतिम खाते बनाना, इसमें ये काम जो होता है ये तैयार नहीं किया जाता है, यानी कि व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये अंतिम खाते कहलाते हैं। अंतिम खाते में क्या क्या आता है, व्यापारिक और लाभ हानि खाता आता है और आर्थिक चिट्ठा आता है। ये पुस्तपालन में नहीं तैयार किया जाता है, ठीक, लेकिन ये इसी में तैयार किया जाता है, कहाँ, लेखाकर्म में। तो ये आपको अंतर समझ में आए होंगे। पुस्तपालन के लिए कोई विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लेखाकर्म के लिए वही लोग जो है लेखाकर्म कर सकते हैं जो ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं। इसे सामान्य ज्ञान रखने वाला अकाउंटेंसी का वह व्यक्ति भी कर सकता है पुस्तपालन को, लेकिन इसे प्रशिक्षित
जो क्लर्क है, अकाउंटेंट है, वही कर पाएगा। लेखाकर्म का ज्ञान अगर नहीं है तो भी आप पुस्तपालन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कोई बता दे तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन जिसको अकाउंटेंसी नहीं आती है वह लेखाकर्म नहीं कर पाएगा, पुस्तपालन तो कर ले जाएगा। ठीक है। ये अवस्था की अगर हम बात करें तो पुस्तपालन पहली अवस्था है, फर्स्ट स्टेज, और जो लेखांकन है अकाउंटिंग का, लेखाकर्म उसकी द्वितीय अवस्था है। ठीक है। 3 टर्म है, एक है बुक कीपिंग पुस्तपालन, दूसरा है लेखाकर्म यानी अकाउंटेंसी, और तीसरा है लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में भी अंतर है, उसे हम आगे जानेंगे। ऐसे समझ लो कि अकाउंटेंसी जो है वह एक स्थिति है, एक अवस्था है, और अकाउंटिंग जो है वो काफी बड़ा स्तर है उसका। ठीक है। अकाउंटिंग का एक हिस्सा है अकाउंटेंसी, याद रहेगा। और ये द्वितीय अवस्था है। पहली अवस्था बुक कीपिंग, दूसरी अवस्था अकाउंटेंसी। ठीक। विपणन यानी मार्केटिंग, इसमें लेखे जो हैं वो लेखाकर्म के नियमों के अनुसार किए जाते हैं, और इसके जो लेखाकर्म है ये स्वयं भी नियमों का निर्धारण यहाँ पर हो जाता है। मतलब कैसे खाता, कैसे आप जर्नल बनाएंगे, कैसे लेजर बनाएंगे, इसके फॉर्मेट निश्चित है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं पुस्तपालन में। लेकिन जो लेखाकर्म होता है इसमें आपके बिजनेस के आकार, आपकी जरूरतों के अनुसार थोड़े बहुत परिवर्तन भी किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। बात करें समय की तो यह कार्य डेली बेसिस पर होता है, और यह अंतिम खाते बनाने का कार्य जो है जनरली समय साल के आखिर में किया जाता है। जब हम आखिर में बनाते हैं, वो साल के आखिर में भी हो सकता है, किसी तिमाही के आखिर में हो सकता है, या कुछ बिजनेस जो बहुत बड़े हैं वो मंथली भी बनाते हैं। लेकिन जनरली छोटे जो व्यापारी हैं वो साल के आखिर में ये कार्य करते हैं। ठीक है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान पुस्तपालन से नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो केवल जर्नल और खाता बही की बात करता है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान लेखाकर्म से हो सकता है, क्योंकि इसी में बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा, तो आर्थिक स्थिति का ज्ञान कहाँ से होगा? आर्थिक चिट्ठे से होगा। इतनी बात क्लियर है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आज आपको कुछ होमवर्क लिखना है, अपने घर पे कुछ काम करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए फटाफट सारे बच्चे। आपको पहला क्वेश्चन ये लिखना है कि लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। लेखांकन से आप क्या समझते हैं, लेखांकन की परिभाषा दीजिए या लेखांकन को परिभाषित कीजिए। ठीक है। तो जब क्या समझते हैं ये बोला जाए तो आप यही कुछ बातें अपने शब्दों में लिखेंगे कि लेखांकन जो है वह व्यवसाय की आवश्यकता है, क्योंकि हम सारी चीजें बिजनेस में होने वाली प्रत्येक गतिविधि को याद नहीं रख सकते, तो उसे हमें लिखने की आवश्यकता होती है, ताकि हमें ये पता चल सके कि एक निश्चित समय के बाद, जो कि जनरली 1 साल होता है, हमने लाभ कमाया या हानि हुई, वो लाभ हानि कमाते हुए हमारी आर्थिक स्थिति फाइनली कैसी है, ये जानने के लिए हमें ट्रांजैक्शंस को लिखना होता है। और यही लेखा शास्त्र या अकाउंटेंसी कहलाता है। ठीक है। इसकी परिभाषा में मैंने आपको बताया था 2 परिभाषाएं, आर्थर फील्डहाउस की और रोलैंड की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है। एक परिभाषा आप और लिख लीजिएगा एंथोनी की, और उसके बाद में उपयुक्त परिभाषा आप लिखेंगे। ठीक है, हो जाएगा। 3 परिभाषाएं, फिर उपयुक्त परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद में जो अगला आएगा, जो अगला नोट आप लिखेंगे, वो अगला प्रश्न होगा, उसमें आप लिखेंगे लेखांकन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखांकन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे कि वित्तीय लेन देन इसमें आते हैं। वित्तीय लेन देन यानी कि केवल पैसे जिस जिस लेन देन में शामिल होंगे वही अकाउंटिंग का हिस्सा बनेगा। लेन देनों का लेखा कहाँ करते हैं? रोजनामचा में बड़े व्यापारी इन बहियों में करते हैं। बस केवल इनका नाम लिखना है, इनकी डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। वर्गीकरण करना मतलब होता है कि हम नेचर के हिसाब से, मतलब मैं ये दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि सब नहीं लिखना है, क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। वर्गीकरण करने के आगे आप क्या लिखेंगे? समान प्रकृति के लेन देनों को एक स्थान पर लिखा जाता है, वह स्थान खाता कहलाता है। इसी प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। समझ गए? संक्षेपण, विश्लेषण, इसी तरह से आप इसमें लिखेंगे। और एक और प्रश्न लिखना होगा अंतिम, पुस्तपालन तथा लेखाकर्म में क्या अंतर है। ठीक।
और उसके बाद ऐसा करते हुए आप इसमें 10 बिंदु लिखेंगे। पुष्पालन तथा लेखा कर्म में 10 बिंदु 10 पॉइंट्स लिखेंगे। इतना काम सारे बच्चे कर पाएंगे क्या, जितने भी जुड़े हुए हैं? बताएं। ये सर हो जाएगा। ओके, तो आज के पार्टिसिपेंट्स की संख्या काफी कम रही है। ऐसा क्या कारण है कि बच्चे कम हो गए? सर सर कह रहे हैं ये फेयर कॉपी पे करना है अकाउंटेंसी की। हाँ, ये फेयर कॉपी पे करना है। पहला चैप्टर का नाम डालिएगा और उस पे फेयर कॉपी पे इन क्वेश्चंस को आपको लिखना है। इनको करने में अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको टाइप मैक्सिमम कितने पेज का रजिस्टर? देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। बहुत मोटा मत लीजिएगा कि उसको ढोने में उठाने में 2-3 लोगों की जरूरत हो, ऐसा मत करिएगा। पतला सा 100-120 पेजेस का रख लीजिए, बहुत काफी है। बहुत जो है मोटा ना हो, चौड़ा हो। पन्ने का मतलब जो वाइड, मतलब बोलते हैं ना, चौड़ाई जो है वो वाइड हो थोड़ा सा। और थोड़ा पन्ने अच्छे हो कि पता लगे एक तरफ लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने आप लेकर झांक रहे हैं, तो वो ना हो। थोड़ा सा अच्छे पन्ने होंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, और कोई समस्या?